आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इंडिगो के बारे में, जिसे लिखा है लुईस फिशर साहब ने। सबसे पहले तो जानते हैं इंडिगो का एक्चुअली मतलब क्या होता है दोस्त। इंडिगो के कई मतलब होते हैं, जिसमें से है ए टाइप ऑफ ब्लू कलर, जिस तरह की आपको यहाँ पेंसिल दिख रही है। बिसाइड्स दैट इंडिगो का एक दूसरा मतलब एक तरह की बर्ड होती है जिसके ब्लू फेदर्स होते हैं। तीसरा एक आपको बता दूं, इंडिगो एक कॉमर्शियल क्रॉप भी होती है जिसको प्रोसेसिंग के बाद जिसका पाउडर बनाते हैं, जिसे आप नील बोलते हैं। रॉबिन ब्लू कंपनी का नील नहीं फेमस है जो कपड़ों में डालते हैं, वो होता है। और यहाँ पर इस चैप्टर में इसी पर्टिकुलर इंडिगो की बात हम करने वाले हैं। ये लेसन एक्चुअली में एक बायोग्राफी का एक्सर्प्ट है। उस बायोग्राफी का नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जिसे लिखा था लुई फिशर साहब ने, और टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट ने इसे वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी कहा, यानी कि गांधी पे लिखे गए सबसे अच्छी किताबों में से एक कहा। और मेरा एक सवाल है आपको इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले कि इंडिया में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया था। ऑप्शन है 1929, 1942, 1921 या 1922। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने कब प्रारंभ किया था। तो चलिए, अगर इसका आंसर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलते हैं इस चैप्टर के बारे में विस्तार से पढ़ने। नरेटर बताते हैं किस तरह से 1942 में उन्होंने गांधी जी से मुलाकात करने के लिए सेवाग्राम आश्रम विजिट किया। और ये सेवाग्राम आश्रम सेंट्रल इंडिया में है। पर्टिकुलरली कहाँ है तो ये महाराष्ट्र में है दोस्त। गांधी जी ने नरेटर को बताया कि किस तरह से ब्रिटिशर्स को भारत छोड़ने के लिए गांधी जी शुरू से अर्ज करना चाहते थे। और इस बीच में वो एक घटना बताते हैं क्या हुआ था। 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल कन्वेंशन था, यानी कि 1916 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन था, वार्षिक अधिवेशन, और ये लखनऊ में आयोजित किया गया था। यहाँ पर समॉट 2300 से ऊपर डेलीगेट्स आए हुए थे और उनको सुनने के लिए बहुत सारे विजिटर्स आए हुए थे। इसी बीच में एक शेयर क्रॉपर भी आया हुआ था, एक पीजेंट। शेयर क्रॉपर, पीजेंट का मतलब तो आपको पता है, किसान। शेयर क्रॉपर का मतलब आपको बता दूं, आप अगर ऐसे किसान हैं जिसके पास अपनी ज़मीन नहीं और दूसरों के खेतों में काम करके इस शर्त पे आप काम करते हैं कि उसकी ज़मीन पे उसे काम नहीं करना पड़ेगा, मेहनत आपकी, ज़मीन उसकी, और बदले में जो फसल होगी वो दोनों लोग शेयर कर लेंगे, तो ऐसे पीजेंट को बोलते हैं शेयर क्रॉपर। तो एक शेयर क्रॉपर आए हुए थे चंपारण डिस्ट्रिक्ट से और इनका नाम था राजकुमार शुक्ला। इन्होंने गांधी से मुलाकात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उनके डिस्ट्रिक्ट चंपारण जरूर विजिट करें। सबसे पहले तो समझते हैं चंपारण के लोकेशन को। तो चंपारण दोस्त, आप देखोगे नेपाल से थोड़े से सटे हुए में नीचे दिख रहा होगा आपको, और ये एक्चुअली में बिहार में है। और इसके बारे में राइटर खुद ही बताते हैं कि चंपारण इज इन बिहार इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालय नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। हिमालय के फुटहिल्स में, यानी कि हिमालय के तली में, तराई क्षेत्र में, बिहार के हिस्से में ये चंपारण नाम का डिस्ट्रिक्ट है, जिसकी बॉर्डर नेपाल से टच होती है। यहाँ पे आए हुए राजकुमार शुक्ला साहब जो थे, एक इलिटरेट पर्सन तो थे, बट बड़े ही अपने बातचीत में रिजोल्यूट थे, यानी दृढ़ निश्चयी, हठी थे। ये बात गांधी जी ने फील किया था। दरअसल हुआ क्या था कि किसी ने राजकुमार शुक्ला जी को यह सजेस्ट किया कि आपके जो भी कंप्लेंट्स हैं, आपकी जो भी शिकायतें हैं इनजस्टिस को लेकर के, किसानों के प्रति जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर के, आप इस बारे में यू शुड टॉक विद गांधी जी। आपको गांधी जी के साथ बातचीत करनी चाहिए। और ये सुनते के साथ उन्होंने तय कर लिया कि वो जरूर मिलेंगे और गांधी जी से उन्होंने मुलाकात की। पर गांधी जी, भाई गांधी जी थे एक बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के उभरते हुए, तो उन्होंने कहा देखो भाई, मेरे तो ऑलरेडी शेड्यूल फिक्स हैं, सारे अपॉइंटमेंट फिक्स हैं, अभी मुझे यहाँ से आगे कानपुर जाना है। ये कानपुर की आज की स्पेलिंग नहीं, पुरानी स्पेलिंग है, आज की स्पेलिंग तो बहुत सिंपल है। तो उन्होंने कहा मुझे कानपुर जाना है, बिसाइड्स दैट अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में मुझे विजिट करना है, तो मेरी ऑलरेडी शेड्यूल पैक्ड है और मुझे कुछ समय लगेगा। तो राजकुमार शुक्ला जी ने कहा कोई बात नहीं, और वो गांधी जी के साथ हो लिए। इसके बाद गांधी जी जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ वहाँ राजकुमार शुक्ला जी इनके साथ हो लिए। इवन उनके आश्रम अहमदाबाद में भी पहुँच गए। गांधी जी ने एक बात महसूस की कि ये जो पीजेंट है, ये जो शेयर क्रॉपर है, इस काफ़ी टेनेशियस नेचर का है, इसकी टेनसिटी, इसकी हर धर्मिता अपने कमिटमेंट को लेकर के बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है परेशानियों से। इस चीज़ को समझते हुए गांधी जी बहुत पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड हुए, इम्प्रेस्ड हुए, और उन्होंने कहा देखो मैं कलकत्ता आने वाला हूँ, ये आज का कोलकाता हो चुका है दोस्त, मैं कलकत्ता कुछ महीनों बाद आने वाला हूँ, अगर तुम वहाँ मुझसे मुलाकात करोगे तो डेफिनेटली आई विल फिक्स अ डेट। जो तुम बार बार कहते हो फिक्स अ डेट फॉर विजिटिंग चंपारण, मैं तुम्हें बता दूंगा। जब गांधी जी वहाँ पहुँचे तो ऑलरेडी राजकुमार शुक्ला उनका वेट कर रहे थे और उन्होंने गांधी जी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। और यहाँ से गांधी जी ने कहा ठीक है चलो हम चलते हैं। वहाँ से कलकत्ता से उन्होंने ट्रेन पकड़ी
पटना के लिए और पटना बिहार पहुंच गया। शुक्ला जी गांधी जी को लेकर के सबसे पहले एक लॉयर, एक वकील के पास पहुंचे जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, ये वही राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। उस समय राजेंद्र प्रसाद जी अपने घर पर नहीं थे, पर वहाँ जो काम करने वाले नौकर थे उन्हें अच्छी तरह पता था कि ये जो शुक्ला है, राजकुमार शुक्ला, कोई किसान है। उन्हें बहुत तो नहीं पता था, पर ये पता था ये कोई किसान है जो बार बार राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने आता है गरीब किसानों के बारे में बात करने के लिए, और जो इंडिगो बोते हैं यानी नील की खेती करने वाले जो किसान हैं उनके बारे में, समस्याओं के बारे में बार बार बात करने आता है। तो उन लोगों ने कहा ऐसा है कि चलो तुम निकलो यहाँ से, यहाँ पे अभी राजेंद्र प्रसाद जी हैं नहीं। कुछ देर तक वो लोग ज़मीन पे बैठ के इंतजार भी करते रहा, और इवन गांधी जी को प्यास लगी थी, वो राजेंद्र प्रसाद जी के कुएं से पानी पीना चाहते थे, पर नौकरों ने मना कर दिया। यहाँ पे अनटचेबिलिटी का जो एक दंश था इंडियन सोसाइटी का, उन्होंने महसूस किया। हालांकि इस दंश से तो राजकुमार शुक्ला जी भी प्रभावित रहे, क्योंकि वो गरीब किसान था। यानी यहाँ से गांधी जी से जैसे शख्स बिल्कुल शांत तरीके से इस चीज़ को फेस करते हैं, और यहाँ से वो डिसाइड करते हैं कि ही वुड विजिट मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर वो जरूर जाएंगे, और ये एक एन रूट में था, यानी कि जो चंपारण की यात्रा थी उसी रूट में पड़ने वाला एक स्टेशन था। पूरे सिनेरियो को समझने के लिए राजकुमार शुक्ला जी ने इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की कुछ परेशानियां तो बताई थी, पर उन सभी परेशानियों को पूरी तरह से नहीं बता पा रहे थे। तो गांधी जी ने सोचा कि ग्रास रूट लेवल पे क्या परेशानियां एग्जिस्ट करती है, इसे मैं विजिट करके पता करूंगा। तो सबसे पहले मुजफ्फरपुर पहुंचने के लिए क्यों सोचा उन्होंने, क्योंकि वहां पर उनकी मुलाकात जेबी कृपलानी जी से होनी थी। एक्चुअली में क्या था, जेबी कृपलानी जी आर्ट्स कॉलेज में मुजफ्फरनगर में प्रोफेसर थे, और गांधी जी और जेबी कृपलानी जी का परिचय रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में पहले ही हो चुका था। तो वहाँ से उन लोग की एक दूसरे से परिचय थी। गांधी जी ने जब ये सोचा कि वो मुजफ्फरनगर विजिट करेंगे, तो उन्होंने एक टेलीग्राम भेज दिया था कृपलानी जी को कि वो आने वाले हैं। गांधी जी 15 अप्रैल 1917 की अर्धरात्रि में, एग्जैक्ट मिडनाइट में जब स्टेशन पहुंचते हैं, तो स्टेशन पे जेबी कृपलानी और उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स गांधी की वेलकम के लिए खड़े रहते हैं। 2 दिनों तक गांधी जी वहां रुके रहते हैं। दौरान मुजफ्फरनगर में रुकने के दौरान वो एक प्रोफेसर मलकानी के घर में रुकते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं। गांधी जी इस बारे में बताते हैं कि प्रोफेसर मलकानी ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साहस दिखलाया, एक असाधारण साहस का परिचय दिया, क्योंकि इन दिनों ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी स्टेप ले सकती थी गांधी जी जैसे व्यक्ति को अपने यहाँ शरण देने के लिए। फिर भी प्रोफेसर मलकानी ने यह काम किया। गांधी जी की यात्रा की खबर जल्दी ही मुजफ्फरनगर से होते हुए पूरे बिहार और चंपारण तक पहुंच जाती है। चंपारण से किसान झुंड के झुंड अपने अपने साधन संसाधन जो भी उनके पास है उससे आने लगते हैं मिलने के लिए, और इससे गांधी जी को लगता है कि उनका आगमन कितने बड़े घटना के तौर पे किसानों द्वारा देखा जा रहा है। गांधी जी डिसाइड करते हैं वो वहाँ के उन वकीलों से बात करेंगे जिन्होंने इन किसानों के केस को लड़ाई लड़ी है कोर्ट में। जब गांधी जी इन सभी केस को अच्छे से समझते हैं, वकीलों द्वारा उनको ब्रीफ किया जाता है, इसके बाद गांधी जी सबसे पहले वकीलों को फटकार लगाते हैं जो इन पुअर शेयर क्रॉपर से हाई चार्जेस ले रहे थे। उनका कहना था एक तो किसान वैसे ही गरीब, उस पर से कोर्ट का मारा हुआ, और आप लोग इतनी हाई फी ले रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। खैर से इसके बाद सारी चीज़ों को समझने के बाद गांधी जी एक डिसीजन तक पहुंच गए, और उनका डिसीजन था, उन्होंने कहा, अनाउंस करते हुए कहा बल्कि, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट्स। मैं एक बार डिसाइड कर चुका हूँ कि किसानों को और हम लोगों को अब कोर्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गांधी जी ने ऐसा डिसीजन क्यों ले लिया, इस बारे में आगे बताते हुए कहते हैं, टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फिर स्ट्राइकन, द लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, द रियल रिलीफ टू देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। उन्होंने कहा ऐसे मुद्दों को कोर्ट में ले जाना कोई बेनिफिट नहीं दे रहा इन किसानों को, क्योंकि ये किसान इतने डरे और भयभीत रहते हैं लॉ कोर्ट्स के सामने कि अपने पक्ष को रख ही नहीं पाते। ऐसे में इन मुद्दों को कोर्ट में ले जाना बिल्कुल व्यर्थ है। इन किसानों को अगर वास्तविक राहत देनी है तो इन्हें अंग्रेजी शासन से, भय से अंग्रेजी शासन के मुक्त करना पड़ेगा। पूरे मुद्दे को समझते हैं। पूरा मुद्दा क्या था एक्चुअली में, किसानों की शिकायत किस बारे में थी। सबसे पहले आपके लिए एक टर्म है स्टेट्स। स्टेट समझिएगा, बिग चंक ऑफ लैंड ओन बाय इंग्लिशमैन। दरअसल क्या होता था कि भारतीय नील विदेशों में बहुत उसकी मांग होती थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था, समझिएगा पूरी बात।
इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बड़ी रिच थी, बट अंग्रेज़ों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शुरू किया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पावर लूम्स आए, और पावर लूम से बनने वाले टेक्सटाइल्स या कपड़ों में एक फिनिशिंग रहती थी और मास स्केल पे प्रोडक्शन की वजह से वो सस्ते पड़ते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने इंडियन मार्केट ख़त्म कर दिया। फिर भी भारतीय नील जो था उन कपड़ों की खूबसूरती बढ़ाता था, और इसलिए इंडिया के इंडिगो की पूरे विदेश में, यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो अंग्रेज़ों को लगा कि भारत में यदि हम ये नील की खेती करवा लें तो बड़े मज़े का प्रॉफिट है, और इसलिए वो भारत आते थे और बड़े बड़े चंक में लैंड को क्या करते थे, लीज पर ले लेते थे, और वहाँ पर इंडियन वर्कर्स या यूँ कह लीजिए इंडियन फार्मर्स काम करते थे, और उस ज़मीन के क्रॉप जो भी प्रोडक्शन होता था उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा कॉमर्शियल क्रॉप इंडिगो उगाना किसानों की मजबूरी होती थी, और ऐसा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक्चुअली, ये कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ये इंग्लिश बिजनेसमैन इंश्योर कर लेते थे। तो ये सिचुएशन थी, किसानों को मजबूरी में अपनी ज़मीन में इंडिगो उगाना ही पड़ता था, क्योंकि ये ज़मीन लीज पे अंग्रेज ले लेते थे। जब किसान एग्री कर गए तो अब ये समझिए कि वहाँ पे शेयरिंग का सिस्टम क्या था। वो शेयर क्रॉपर्स थे ना किसान, तो ये स्टेट ओनर जो बड़े बड़े इंग्लिश मैन थे इनके बीच और शेयर क्रॉपर्स जो इंडियन थे इनके बीच क्या सिस्टम था प्रोडक्ट का शेयर करने का, जो फसल उगेगी उसका शेयर करने का क्या तरीका था। तो देखिए उस समय इसको 3 कठिया प्रणाली हिंदी में कहा जाता था। 3/20 या 15% ऑफ द टोटल क्रॉप को इंडिगो क्रॉप के तौर, इंडिगो की फार्मिंग पूरे खेत के 3/20 हिस्से में यानी कि 15% हिस्से में उन्हें करनी पड़ती थी, और ये बेस्ट चंक ऑफ लैंड होता था। आमतौर पे अंग्रेज इस बात के लिए बाधित करते थे भारतीय किसानों को कि जो सबसे अच्छे खेत का हिस्सा, सबसे उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ पे इंडिगो लगाना ही पड़ेगा, और ये 15% इंडिगो तुम्हें हमें सरेंडर करना पड़ेगा रेंट के तौर पर। तो ये सिचुएशन थी। अब इस बीच में एक बात हुई, जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया गया था, और ये बात जब स्टेट ओनर्स को मालूम चली तो जो बड़े बड़े चंक ऑफ लैंड्स थे उसके ओनर्स जो उन्होंने लीज पे दिया था उन अंग्रेज़ों को मालूम चल गई। तो उन लोग को मालूम चल गया कि इंडियन इंडिगो का डिमांड जल्दी ही गिरने वाला है, और चूँकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता था इन किसानों के साथ कि तुम इतने सालों तक खेती करोगे और 15% तुम्हें देने पड़ेंगे ऐसा करके, तो अब उन्होंने कहा खेती करने का यहाँ पे क्या मतलब है, लीज पे लंबे समय तक रखने का क्या मतलब है इनके साथ। तो वो चाहते थे कि यहाँ से जल्दी से भाग निकलें, पर वो ऐसे नहीं थे। कुछ लोग होते हैं ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, तो अंग्रेज भी कुछ ऐसे थे। उन्होंने कहा देखो तुम किसानों को बड़ी मुसीबत होती है ये 3/20 पार्ट में इंडिगो की फार्मिंग करने में, तुम लोग की इतनी शिकायतें रहती हैं, तो हम लोग तुमको एक ऑप्शन दे रहे हैं, तुम चाहो तो इस शेयर क्रॉप एग्रीमेंट से तुम बाहर आ सकते हो। जो हम लोगों ने एग्रीमेंट कर रखा है जिसपे तुमने आई एग्री करके सिग्नेचर कर रखा है, उससे बाहर निकाल सकते हैं, पर इसके बदले हम स्टेट ओनर्स को कुछ कंपनसेशन तुम्हें देना पड़ेगा। हम लोग तुम्हें छूट दे रहे हैं कि तुम इस खेती से निकल सकते हो, बाहर आ सकते हो, पर बदले में कुछ पैसे वैसे दो तो छोड़ें, कुछ कंपनसेशन दो हमें। तो ये सिचुएशन हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कुछ किसानों ने बड़ी खुशी खुशी सिग्नेचर भी कर दिया। अब ये सिग्नेचर क्यों कर दिया किसानों ने, एक तो उन्हें मालूम नहीं था, ठीक है, और दूसरा ये इंडिगो हार्वेस्टिंग जो था बड़ा अड़सम था, बड़ा ही इरिटेटिंग काम था। किसानों ने खुशी खुशी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने के लिए नए पेपर पे सिग्नेचर भी कर दिया कि हम लोग दे देंगे आपको कंपनसेशन उन्होंने जितना पॉसिबल था दे भी दिया उन्हें। फिर मुद्दा क्या आ गया, फिर राजकुमार शुक्ला किस चीज़ को लेकर आ गए, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। जब इंडिगो फार्मर्स तैयार हो गए कि वो पैसे दे देंगे, उन्होंने कुछ लोगों ने दे भी दिए, जब अंग्रेज वहाँ से छोड़ने को तैयार थे, फिर पूरा मुद्दा क्या था झगड़े का। तो देखिए ये जो जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो डेवलप हो गया था, ये खबर जल्द ही इंडियन इलिटरेट फार्मर्स तक भी पहुंच गई, और उन लोगों ने कहा ये लो, ये तो तुम मुक्ति पाना चाहते थे और उल्टे हम लोग से पैसे ले लिए, हम लोग का पैसा तो वापस कर दो, तुम्हें छोड़ना है तुम जाओ पर पैसे तो हमें दे दो। ब्रिटिश स्टेट ओनर्स जो थे उन्होंने कहा अच्छा तुम लोग कितनी औकात कि हमसे पैसे वापस मांगो, तो उन्होंने कहा हम पैसे वापस नहीं देंगे। और फिर इंडियन फार्मर्स ने कहा हम लोग कोर्ट में जाएंगे। स्टेट ओनर्स ने कहा तुम कोर्ट में जाओगे तो क्या हमारे पास कम वकील हैं, उन्होंने और बड़े वकील लगा दिए।
अब गांधी जी ने जब पूरी केस समझ लिया तो उन्होंने एक एक्शन प्लान तैयार किया। उनका एक्शन प्लान क्या था? व्हाट वाज गांधीज एक्शन प्लान, ये समझते हैं। गांधी जी सबसे पहले पहुंचते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी के पास। सेक्रेटरी जो है कहता है मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, यू आर एन आउटसाइडर, आप बाहरी आदमी हैं, आप चंपारण के हैं ही नहीं। गांधी जी कहते हैं वाह भाई, मैं इस देश में बाहरी हो गया, हाँ, और तुम विदेशी होकर इस देश के हो गए, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं बाहरी तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं इसी देश का हूँ। फिर क्या हुआ? इसके बाद गांधी जी पहुंचते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास, जो तिरहुत डिवीज़न के कमिश्नर थे। एक्चुअली में तिरहुत डिवीज़न में ही चंपारण डिस्ट्रिक्ट भी आता था। जब गांधी जी ने उससे बात करने की कोशिश की तो गांधी जी ने बताया कि ये कमिश्नर ने चाहा कि वो गांधी जी को बुली करें, और बुली करने की कोशिश के साथ साथ उन्होंने सीधे सीधे वार्निंग दे दिया कि जल्द से जल्द चंपारण और तिरहुत छोड़ के नजर आओ, यहाँ रुकना मत। अब गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने बोला बिल्कुल मैं छोड़ दूंगा, और वो सीधे पहुंच गए मोतीहारी। अब ये मोतीहारी क्यों पहुंच गया भाई? असल में ये चंपारण का कैपिटल था, यानी कोई बोले भारत छोड़ दो तो मैं दिल्ली में जाके बस जाऊं, कुछ वैसा ही। तो उन्होंने कहा था तिरहुत डिवीज़न छोड़ दो, चंपारण छोड़ दो, उन्होंने कहा ठीक है, मोतीहारी में जाकर बस गए वो। अब यहाँ पर वो काम करने लगे। इसी बीच में खबर आई कि एक पीजेंट के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया गया है बगल के वाले गाँव में, अंग्रेजों ने बड़ा बुरा व्यवहार किया। गांधी जी ने कहा मैं अब वहाँ जाऊँगा और हाथी की पीठ पर बैठ के जाऊँगा। अभी उसके पहले कि वो अपनी यात्रा शुरू कर पाते अगले दिन सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का एक मैसेंजर आया और उसने एक ऑफिशियल नोटिस दे डाली गांधी जी को। उन्होंने कहा जल्दी से चंपारण डिस्ट्रिक्ट तुरंत छोड़ो, आप, आपके लिए ऑर्डर है। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने उसको लिया, नोटिस को एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया कि नोटिस मुझे मिल गया, और उस नोटिस पे लिखा मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, मैं नहीं छोड़ूंगा ये डिस्ट्रिक्ट। अगले दिन ही गांधी जी को कोर्ट से सम्मन आ गया कि आपने एसपी सिटी को कैसे मना कर दिया है। कोर्ट अब आपको बुलाता है, कोर्ट में आके आप स्पष्टीकरण दीजिए। इस दौरान गांधी जी ने जल्दी जल्दी टेलीग्राफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को किया और उनसे कहा कि अपने इन्फ्लुएंशियल वकील दोस्तों के साथ वो आ सकें। इस बीच में उन्होंने अपने साबरमती आश्रम में भी और सेवाग्राम आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भेज दिए। अगली सुबह मोतीहारी में जब वो कोर्ट में पहुंचे तो मालूम चला कि कोर्ट में बहुत बड़ी संख्या में किसान ऑलरेडी पहुंच चुके थे। उन्हें ज़्यादा कुछ तो नहीं पता था, पर ये पता था कि एक महात्मा आया है जो उनकी मदद करना चाहता है और उसे अंग्रेज गिरफ्तार करना चाहते हैं। बस इतनी सी बात उन्हें मालूम चली थी और किसान एक बहुत बड़ी संख्या में कोर्ट में पहुंच चुके थे। अथॉरिटी को अब ये बहुत बड़ी मुश्किल आ गई कि इतनी बड़ी संख्या में जब किसान विद्रोह पे उतारू हो चुके हैं तो आप कैसे गिरफ्तार करोगे गांधी को। गांधी जी ने खुद मदद करते हुए पूरे क्राउड को रेगुलेट करने की कोशिश की। उन्होंने क्राउड से कहा आप सभी कोऑपरेट करिए, अथॉरिटीज़ को आप परेशान ना करिए। फार्मर्स ने जिस तरीके से बिना किसी पॉलिटिकल कॉल के, बिना किसी पॉलिटिकल बुलावे के कोर्ट के सामने और कोर्ट में भी अपना डेमोस्ट्रेशन किया, अपना जुलूस निकाला, धरना प्रदर्शन किया, इसको देखते हुए एक बात गांधी जी के मन में तय हो गई कि गांधी जी जिस उद्देश्य से आए हुए थे, यानी कि इन पीजेंट्स के मन का भय निकालना है, वो तो निकल चुका था। इसके साथ ही साथ गांधी जी ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया ब्रिटिश अथॉरिटी को। उन्होंने ये मैसेज दिया कि अब तक आपकी माइट हो सकता है अनचैलेंज्ड रही हो, बट अब आपके माइट, आपकी पावर को जल्द ही इंडियन फार्मर्स से भी चैलेंज मिलेगा। जब कोर्ट में केस शुरू हुआ तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, यानी कि जिन लोग के ऊपर जिम्मेदारी होती है अपराधी के ऊपर अपराध सिद्ध करने की, सरकारी वकील, उन्होंने रिक्वेस्ट किया जज साहब से कि पूरा का पूरा ट्रायल कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। गांधी जी ने कहा भाई पोस्टपोन क्यों करोगे, मैं खुद स्वीकार करता हूँ कोर्ट के सामने कि मैं अपराधी हूँ। और इसके साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा। उन्होंने कहा इन द कन्फ्लिक्ट्स ऑफ ड्यूटीज ऑन द वन हैंड not to set a bad example as the lawbreaker, on the other hand to render the humanitarian and national service, I had come to चंपारण। मेरे पास कर्तव्यों का द्वंद्व हो चुका है। कर्तव्य का द्वंद्व कैसा? एक तरफ मैं कानून तोड़ करके एक बुरा उदाहरण आम आदमी के समक्ष नहीं रखना चाहता, वहीं दूसरी ओर मानवीय कारणों से और राष्ट्रीय सेवा के हित को साधने के लिए मुझे चंपारण छोड़कर नहीं जाना जरूरी है,
ये मेरे देश के हित का सवाल है, इसलिए मैं आपके आदेश का पालन नहीं करूँगा। ये मेरा अपराध है और आप इस अपराध के लिए जो सज़ा देना चाहें दे सकते हैं। और उन्होंने साथ ही साथ कहा कि मेरा कोई उद्देश्य लॉ की बेइज्जती करना या कोर्ट की बेइज्जती करना नहीं था, बस अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना था। जब उन्होंने ये कहा तो मजिस्ट्रेट साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, आपने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, मैं आपको 2 घंटे बाद सज़ा दूंगा, पर आप इतने देर के लिए बेल के लिए पेपर भरिए। बेल एक पेपर होता है दोस्त, जिसके बाद आपको कोर्ट बाहर घूमने की छूट दे देता है। गांधी जी ने कहा मुझे बेल की ज़रूरत ही नहीं है, मैं जेल में ठीक हूँ, मुझे बेल चाहिए ही नहीं। आप मेरा अपराध जो भी है उसके प्रति आप सज़ा सुनाओ। जज साहब ने कहा ठीक है, आप बेल पेपर नहीं भरोगे, जाओ बिना बेल के बाहर जाओ। जब फिर से कोर्ट रिकन्वीन हुआ तो जज साहब ने कहा मैं आने वाले कुछ दिनों के लिए अपना फैसला सुरक्षित रखता हूँ। मीनवाइल गांधी जी, आप चाहो तो चंपारण इलाके काम कर सकते हो, आपके विषय जो भी फैसला होगा मैं जल्दी ही सुनाऊंगा। गांधी जी वापस लौट कर आते हैं और वहाँ पर एक सवाल उनके मन में रहता है जो वहाँ के स्थानीय नेताओं से वो पूछते हैं। गांधी जी ने पूछा, राजेंद्र प्रसाद जी, ब्रजकिशोर बाबू जी, मौलाना मजहरुल हक साहब और तमाम अन्य प्रोमिनेंट जो लॉयर थे बिहार के, उनसे उन्होंने पूछा कि भाई एक बात मुझे बताओ, यदि मैं गिरफ्तार हो जाता हूँ तो आप क्या करोगे। इन लोगों ने कहा गांधी जी हम लोग तो आपको सलाह देने आए थे, हम लोग वकील हैं, जब आप ही जेल चले जाएंगे तो हम लोग का क्या काम, तो हम लोग भी चले जाएंगे। गांधी जी ने बोला बहुत बढ़िया, आप लोग मेरे लिए आए थे, पर उन चंपारण के किसानों का क्या जिनके लिए मैं यहाँ आया था। अब यहाँ पर राजेंद्र बाबू जी एक रिमार्क देते हैं जो कि बड़ा ही जानने योग्य है। वो कहते हैं कि जब उन लोगों ने आपस में डिस्कशन किया तो उन्हें ये लगा कि गांधी जी बाहरी होते हुए यानी गुजरात के होते हुए बिहार तक आते हैं यहाँ के किसानों की मदद के लिए, और ये लोग किसानों का केस ही लड़ रहे हैं सालों से कोर्ट में। यदि ये बिहार के होकर के वहाँ से वापस लौट जाएंगे गांधी की गिरफ्तारी के बाद तो बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। और इसके बाद वो लोग कहते हैं कि हम लोग आपके साथ साथ गिरफ्तारी देंगे, जेल जाने को हम लोग भी तैयार हैं। ये बात जब सुनते हैं तो गांधी जी अपने प्लान बी तैयार करते हैं और गांधी जी साथ ही साथ ये भी कहते हैं अपने सभी लोगों को कि अब चंपारण का युद्ध तय है कि हम जीतेंगे। इस दौरान ही गांधी जी को कुछ दिनों बाद मजिस्ट्रेट साहब का एक चिट्ठी मिलता है जिसमें बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक आदेश दिया था कि उनका केस ख़त्म कर दिया जाए। उस केस पे कोई आदेश सरकार नहीं देगी, ख़त्म हो गया वो केस। इस तरह से भारत में सिविल डिसोबीडियंस की पहली जीत हुई थी। मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है दोस्तों सविनय अवज्ञा, यानी पूरी विनम्रता के साथ आपके आदेश का अवहेलना करूंगा। ये चीज़ भारत में पहली बार भारत में देखा गया। गांधी जी ने इसके बाद तमाम वकीलों के साथ मिलकर के किसानों की समस्याओं को जानने के लिए घर घर गए, हर घर गए और उनसे जो भी शिकायतें थी उनसे 10,000 डिपोजिशंस लिखवाए गए एक्चुअली में। साथ ही साथ गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया ब्रिटिश अथॉरिटी से कि एक इंक्वायरी कमीशन तो आप कम से कम बैठाओ, और उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बिहार के सर एडवर्ड गेट। सर एडवर्ड गेट से 4 मीटिंग्स में उन्होंने कन्विंस किया कि एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठनी चाहिए ताकि जो इंडिगो के शेयर क्रॉपर्स हैं उनके साथ अगर कोई ज़्यादती हुई है, इस कमीशन को लगता है तो उनके लिए कुछ काम करना चाहिए। अब कमीशन तो बनाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, पर क्या होता है कि उसमें जो स्टेट ओनर्स थे यानी कि जो अंग्रेज लीज पे ज़मीन लिए थे वो लोग, ब्रिटिश ऑफिशियल्स और लॉयर्स जो ब्रिटिश साइड से थे, वो तो होते हैं बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव, बट इंडियंस की तरफ से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गांधी जी। ऑफिशियल इंक्वायरी शुरू होती है, पर गांधी जी ने ऑलरेडी इतना होमवर्क कर लिया था कि इतने सारे एविडेंसेस बिग प्लांटर्स यानी कि जो इंग्लिश स्टेट ओनर्स थे, जो अंग्रेज व्यापारी यहाँ पर आकर ज़मीन लीज पर लिए थे, उनके खिलाफ इतनी सारी शिकायतें और इतने सारे एविडेंसेस गांधी जी ने दे दिया कि अंत में ऑफिशियल इंक्वायरी में ये सिद्ध हो गया कि स्टेट ओनर्स ने गलतियां बहुत सारी की हुई हैं। उस समय वहाँ पर एक J.Z. हॉज साहब थे, एक ब्रिटिश मिशनरी वाले व्यक्ति थे चंपारण में। मिशनरी आप जानते हैं धर्म प्रचारक जो होते हैं, यानी कि ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो लोग पहुँचते हैं आप तक, तो एक ऐसे ही व्यक्ति चंपारण में थे J.Z. हॉज साहब। वो वहाँ पर अब इस पूरे मुद्दे को बड़े क्लोज से देख रहे थे। उन्होंने अपनी कलम से लिख डाला इस पूरे मुद्दे के बारे में कि गांधी जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा कि शेयर क्रॉपर्स को 50% पैसे उनके वापस लौटाए जाएं, पर स्टेट ओनर्स ने कहा हम लोग तो सिर्फ 25% देंगे।
और वो लोग सोच रहे थे कि गांधी जी 50% पे अड़ जाएंगे, ये लोग 25% पे, और पूरा का पूरा मामला यूं ही थमा रह जाएगा, एक डेडलॉक हो जाएगा। पर गांधी जी ने बड़ी यहाँ पे विजडम दिखाते हुए कहा कि आप 25% ही दो, हम मान गए। और इसके साथ ही गांधी जी ने वो रिफंड करवाया किसानों को 25%। पर गांधी जी के लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं थे। गांधी जी के अनुसार क्या इंपॉर्टेंट था? उनके अनुसार state owners had not only surrendered a part of money but they also had surrendered a part of their prestige। ये जो स्टेट ओनर्स थे, इन्होंने न सिर्फ पैसे किसानों को लौटाए, बल्कि जो इनका मिथ्या अहंकार था वो भी इनको झुकना पड़ा इन्हें। उन्होंने ये महसूस किया कि वो लोग कानून से ऊपर नहीं हैं, और किसानों ने ये महसूस किया कि उनको भी भारत में कोई मदद करने के लिए है। व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर दिस? इस घटना के बाद क्या हुआ? ब्रिटिश प्लांटर्स ने स्टेट्स छोड़ दिए, लैंड्स जो थे वो फार्मर्स में बांट दिए गए, और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग बिहार और चंपारण से पूरी तरह से गायब हो गई। इस दौरान गांधी जी ने भारतीय नेताओं को क्या सिखाया? सेल्फ रिलायंस, यानी कि स्वयं पे भरोसा करने की आदत सिखलाई। पूरा मामला क्या है देखिए बताता हूँ। जिस समय ये मूवमेंट चल रहा था उसी दौरान चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज नाम के एक पैसिफिस्ट आए हुए थे इंडिया में, और ये गांधी जी के फॉलोअर थे। गांधी जी का इतना एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी था और उनके चार्म से इन्फ्लुएंस थे। ये चंपारण आए हुए थे, इन्हें एक्चुअली फिजी जाना था, तो बस इन्हें गुड बाय कहने के लिए गांधी जी से मिलके वो परमिशन लेके जाना चाहते थे। इस दौरान जब वो यहाँ पर आए और कुछ दिनों के लिए ठहर गए तो इंडियन जो एडवोकेट थे वो लोग मन ही मन सोचने लगे कि एंड्रयू अगर पूरे मुद्दे के दौरान रुक जाते चंपारण में ही तो अच्छा था। जब गांधी जी को ये बात मालूम चली तो उन्होंने बिल्कुल स्ट्रांगली इस बात को अपोज करते हुए कहा कि तुम लोग अपने लिए एक प्रॉप मत ढूंढो, एक सहारा मत ढूंढो। मिस्टर एंड्रयूज चूंकि अंग्रेज हैं, इसलिए तुम चाहते हो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में एक अंग्रेज का साथ मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा। ये बिल्कुल गलत है, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद से लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस मुद्दे पे कहते हैं कि ही हैड रेड आवर माइंड करेक्टली, गांधी जी इन दिस वे हैड टॉट अस सेल्फ रिलायंस। गांधी जी ने हम सबका दिमाग पढ़ लिया था और इस तरीके से हमें मना करके गांधी जी ने हमें खुद पे भरोसा करना सिखलाया। इस पूरे इंडिगो मूवमेंट का गांधी जी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो देखिए, राइटर कहते हैं कि चंपारण एपिसोड जो था एक टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का। 1915 में 9 जनवरी 1915 को तो गांधी पहली बार इंडिया में आकर के एक्टिव रूप से पॉलिटिकली एक्टिव रोल अदा करना शुरू किया था। तो महज 2 सालों में एक अवसर मिला हुआ था जिन्होंने गांधी जी को द गांधी बना दिया। पर गांधी जी के अनुसार इट वॉज एन वेरी ऑर्डिनरी थिंग। मैंने कोई बहुत विशेष काम नहीं किया, मैंने बहुत साधारण सा काम किया। आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिशर्स कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट माई ओन कंट्री। मैंने सिर्फ इतनी सी बात घोषणा की अंग्रेजों के सामने कि अंग्रेज मुझे मेरे देश में कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, ये वो नहीं डिसाइड कर सकते हैं। गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट में किसानों की जंग तो जीत ली, पर इसके अलावा और क्या किया चंपारण में? एक्चुअली में बताते हुए राइटर कहते हैं कि गांधी जी अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ्स के लिए तो रुके ही थे, बट उसके बाद भी अलग अलग टाइम पीरियड्स के लिए वो चंपारण आते रहे, और इस दौरान इस तरीके से लगभग उन्होंने 1 साल यहाँ पे बिताया। उन्होंने यहाँ की कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस को देखी थी। उन्होंने वहाँ टीचर्स से अपील की कि देश भर के टीचर्स जो बिहार चंपारण में आकर शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं वो जरूर आएँ। और इनकी इस अपील से प्रभावित होते हुए महादेव देसाई और नरहरि पारिक जैसे लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ पहुँचे, जहाँ पे उन्होंने वॉलंटियरली काम किया। बॉम्बे, पूना और तमाम भारत के हिस्सों से अन्य शिक्षक भी आने लगे थे। इस दौरान देवदास जी, जो कि गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र थे, अपनी मां कस्तूरबा गांधी के साथ वहां पहुंचे। जब इतने सारे टीचर्स पहुंचे थे तो उनकी मदद से 6 अलग अलग गांवों में जल्द ही प्राइमरी स्कूल खोला गया। इस दौरान कस्तूरबा गांधी जी ने व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता पर लोगों को बातें समझानी शुरू की। इस दौरान गांधी जी ने एक डॉक्टर को भी इस बात के लिए कन्विंस कर लिया कि वो अपनी वॉलंटियर सर्विस 6 महीने के लिए दें, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विस 6 महीने के लिए दें। भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर तो सर्विस देने को तैयार थे, पर इनके पास बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर तो थी नहीं, बहुत सारा मेडिसिन था नहीं, फंड था नहीं। तो इन्होंने 3 तरह के मेडिसिन बेसिकली यूज़ करनी शुरू की। पहली थी कैस्टर ऑयल। अगर किसी का कोटेड टंग था यानी जीभ पे मोटी परत थी तो उसके लिए कैस्टर ऑयल देते थे लोग। इसके अलावा अगर किसी को मलेरिया जैसी परेशानी थी तो कुनैन की गोली और कैस्टर ऑयल दी जाती थी। और अगर किसी को स्किन एरप्शन था यानी खुजली, दांत खाज वगैरह जैसी प्रॉब्लम थी तो उन्हें ऑइंटमेंट और कैस्टर दिया जाता था। गांधी जी का पॉलिटिक्स का एक पैटर्न क्या था? देखिए,
गांधी जी का पॉलिटिक्स का पैटर्न ये था कि वो डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी मिलियंस लोगों के लाइफ को टच करती थी। गांधी जी उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में ज़्यादा भरोसा रखते थे। अब इसके साथ ही इस चैप्टर को मैं यहाँ एंड करता हूँ दोस्त। और आपसे इस चैप्टर की शुरुआत मेरा एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब लॉन्च किया था। तो इसका सही आंसर है 1942 को। एक्चुअली में 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब चल रहा था तो उस दौरान ब्रिटिश रूल को एंड करने की पर्सपेक्टिव के साथ 8 अगस्त को कहा कि आप लोग को भारत छोड़ देना चाहिए। आप लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कहा छोड़ दोगे, तब भी नहीं आपने छोड़ा, अब इस समय आप छोड़ ही दो। क्योंकि ये 8 अगस्त को शुरू हुआ था, इस वजह से कभी कभी क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है। और ये बॉम्बे सेशन के बाद प्रारंभ हुआ था। बस इतनी सी बात। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।